चैनल स्पीकर आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि निजीकरण क्या है और निजीकरण के लाभ क्या हैं, निजीकरण के हानि क्या है। ये सारे प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं, जो मोदी जी लाना चाहते हैं, उस पर हम एक डिस्कशन करेंगे और इसके लिए हम आपको अजय एमपी श्रीवास्तव जी से मिलाएंगे, जिसके साथ इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप आईएएस कैसे बन सकते हैं, आप आईपीएस कैसे बन सकते हैं, उसके जो सिलेबस है वो क्या है, उसका टाइम टेबल कैसे बनाएं, वो आप कैसे पढ़ें कि आप क्वालिफाई हो जाएं। ये सारी चीजों पर मैंने डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे उस वीडियो को देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग तब तक निजीकरण क्या है इस पर। तो सर आप बताइए सबसे पहले अपने बारे में, फिर हमारे क्वेश्चन पर आइए कि निजीकरण क्या है। हेलो, नमस्कार। मैं अजय एमपी श्रीवास्तव। एजुकेशन में मैंने बीकॉम, एमकॉम, एमए पॉलिटिकल साइंस से बीटीसी और एलएलबी किया हुआ है और क्योंकि और भी बहुत एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो अभी आपसे हमारी चर्चा हो रही है निजीकरण पे। तो निजीकरण सबसे पहले समझते हैं कि कोई निजीकरण नया अवधारणा नहीं है और ना ही कोई नया शब्द है जी। हम प्राचीन समय में अगर बात करेंगे ग्रीस में, तो उस समय की वहाँ की सत्ता ने पूरी तरीके से अपना सारा जो वहाँ सार्वजनिक उद्यम था उनका, या जो भी उनके अपने वर्क थे, उन्होंने सारे के सारे निजी क्षेत्र से अनुबंधित कर दिया था। अगर और भी आप करीब देखेंगे, प्राचीन इतिहास में ही जाएंगे तो देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वहाँ भी निजीकरण की परिभाषा, निजीकरण क्या है, निजीकरण क्यों आवश्यक है, निजीकरण राज्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषय में कौटिल्य ने विस्तार से चर्चा अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में की है। यहाँ एक चीज बता देना जरूरी है कि लोग जनरली कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र ही मानते हैं जी, यानी इकोनॉमिक्स मानते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल आर्थिक विषय में चर्चा की गई, जबकि ऐसा नहीं है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक पुस्तक है। राज्य को अपना कुशल प्रबंधन कैसे करना चाहिए, राज्य को अपना संचालन कैसे करना चाहिए, ऐसे सारे कानून बताए गए। मतलब निजीकरण हिस्ट्री में भी था। हाँ बिल्कुल, आप निजीकरण पुराने समय से चला रहे, कोई ये नया शब्द नहीं है। अच्छा अच्छा। और ये नया शब्द अब लोगों को, जो अभी के बच्चे हैं या अभी के जो लोग हैं, इस सदी के लोग हैं, वो अभी नए शब्द को समझ रहे हैं। क्यों नए शब्द को समझ रहे हैं? क्योंकि अभी ये चर्चा में आया है जी। इस पर काम अभी शुरू हुआ है जी। तो इसलिए लोगों के लिए नया लग रहा है, जबकि भूमंडलीकरण की देन है ये। आप देखेंगे जितने विकसित राष्ट्र हैं, आप अमेरिका को ले लीजिए, वहां पर भी आप देखेंगे कि तो कैपिटलिज्म खूब अच्छे से और बढ़िया चल रहा है जी जी। अगर बढ़िया नहीं चल रहा होता, अगर जनता की क्षति होती, वहां पे जनता की हानि होती, तो क्या वहां की सत्ता टिक पाती? भाई ओबामा भी 10 साल राज करके गए, इस समय ट्रंप कर रहे हैं, इससे पहले भी और बहुत सारे लोग वहाँ के राष्ट्रपति बने, उन्होंने कुशल शासन किया है वहाँ का जी। और वैश्विक स्तर में प्रभावशाली रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि कैपिटलिज्म कोई बहुत बुरी चीज नहीं है जी। ये है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में नया कॉन्सेप्ट है जी। तो इससे लोग भयभीत हैं कि पता नहीं क्या होगा, अगर कैपिटलिज्म का दौर आएगा तो लोगों का शोषण होगा या लोगों का पोषण होगा जी। ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी ऐसा कोई नियम और शर्त बनाया नहीं कि निजीकरण के लिए ऐसी शर्तें हैं जी। अभी तो बात चल रही है निजीकरण की। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स को अगर समझें तो इकोनॉमिक्स के 3 स्तंभ होते हैं, पीडीसी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन जी। अगर हम देखेंगे किसी भी वस्तु का प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है जी जी। पहले उत्पाद बनेगा, उत्पाद का मार्केट में वितरण होगा, मार्केट से ही लोग उपभोग के लिए ले जाएंगे, जहां खपत जैसे अंतिम रूप होता है कंजम्पशन जी जी। और दूसरी चीज है, जो अर्थव्यवस्था होती है 3 तरह की होती है। पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्थान दिया गया है। भारत ने कहा नहीं, हम ना तो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं, ना जो है कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, सोशलिज्म को बढ़ावा देते हैं जी जी। हम जो बढ़ावा दे रहे हैं वो मिश्रप है, हम पूरी सभी अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेके चल रहे हैं जी जी। यहाँ पर पूंजीवादी लोग भी रहेंगे और समाजवादी लोग भी रहेंगे और जिनके पास कुछ नहीं है वो तो है ही ऑलरेडी जी जी। क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जी। हमारे यहाँ सत्ताधारी को जनता अपने द्वारा चुनती है प्रत्यक्ष रूप से जी जी। यहाँ जो शासक वर्ग है उसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, अपने ही किसी वर्ग से एक व्यक्ति को जी उठाती है और उसी का चयन करके अपना जो है सदन में भेजती है
जी। जहाँ पे जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जनता का शासन जनता के द्वारा, जी जी जो लोकतंत्र की परिभाषा है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। जी तो निजीकरण जो हो रहा है, जैसे अभी देखेंगे उद्देश्य क्यों आवश्यक है निजीकरण। जी जी अभी तो आगे। हाँ, अभी आगे देखेंगे। तो जैसे अगर आप उद्देश्य के बारे में ही अगर गौर करेंगे, उद्देश्य पे गौर करेंगे, तो उद्देश्य जो है वो जैसा ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है, या एक सही बात है, सही मानक भी यही है कि सरकार का जो मुख्य कार्य है वह प्रशासन और शासन करना है। जी जी यानी जनता के सहयोग में, यानी जनता के लिए नियम कानून बनाना जिससे उनका शोषण ना हो। जी यानी उनकी दक्षता शासनिक रूप से है, शासन में दक्ष हों वो, जी। ना कि व्यापारिक और अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के रूप में दक्ष हों जी। कि उसमें काम करें वो। ये मूल कार्य नहीं होता है। सरकार का मेन काम है शासन करना, कुशल शासन करना, जी। गुड गवर्नेंस, जी जी है ना। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि सरकार का मानना ये है कि भाई हम क्या क्या संभालें, है ना। इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं और इतनी अव्यवस्थाएं हैं, जी। अगर इनको प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे तो वहां पर किसी एक का अधिकार होगा, तो मैनेजमेंट अच्छा चलाएंगे वो लोग, जी। अच्छा प्रबंधन करेंगे, कुशल प्रबंधन करेंगे। जी इसी चीज। अच्छा, दूसरी चीज है निजीकरण जो आवश्यक है, कि क्यों आवश्यक है। तो निजीकरण का जो आवश्यकता है वो इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ प्रमुख कंपनियां का नाम लेंगे, जैसे हम लोग बीएसएनएल है, जी जी एमटीएनएल है, जी जी है ना, और आपके ये जो एयर इंडिया है। जी जी तो आप देखेंगे ये तीनों कंपनियां लगातार कई वर्षों से घाटे की दशा में आ रही हैं। जी इनका घाटा ही हो रहा है, रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हो रहा है और डिफिसिट कई गुना बढ़ रहा है। जी तो कंपनी लॉसेज में चल रही, सरकार को खुद के जेब से अपने खजाने से पैसा देना पड़ रहा है, जी जी नहीं तो एम्प्लॉय भूखा मरेगा। जी तो इसलिए जो है निजीकरण इसलिए एक पहलू माना गया कि भाई अगर जो कंपनियां लगातार अपने कई वर्षों से घाटे में आ रही हैं उनको प्राइवेट कर दिया जाए, उनका प्रबंधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए, वह उसका मैनेजमेंट करें। लेकिन सही बात तो ये, जैसे लोगों का मानना भी है कि भाई अगर निजीकरण हो गया तो उससे बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। जी जैसा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन रखने ही वाला था कि जब निजीकरण आया हम्म। तो श्योर है कि पूंजीवाद आएगा। हाँ। पूंजीवाद मतलब जो कुछ पूंजीपति होंगे वही राज वही करेंगे, राज करेंगे। ठीक है, मतलब और उनके एकाधिकार में बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप ये बताइए सर कि अगर पूंजीवाद आ गया तो जो छोटे तबके के लोग हैं, मान लो वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो उनको तो पूंजीपति लोग उठने ही नहीं देंगे, उनको वो दबा देंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? नहीं, देखिए ऐसा है जी। कि जैसे कैपिटलिज्म आएगा, सही बात है, कैपिटलिज्म आएगा, किसी एक अधिकार का दौर होगा, जी जी है ना, किसी भी कंपनी को ले लेंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर शोषण ही केवल होगा, जी पोषण भी होगा लोगों का, शोषण ही नहीं होगा। जी अगर आप देखेंगे, अगर सरकार ने कोई कानून यानी अगर मान लीजिए किसी को बेसन को मान ले बेच रही है, जी। अगर मान लिया कि बेसन को बेच रही है, जी तो ऐसा नहीं कि बस बेसन को बेच दिया उसके बाद उससे उसके जो उपभोक्ता है उनका शोषण हो जाएगा, उनके जो एम्प्लॉय उनका शोषण हो जाएगा। जी ये अलग बात है कि जैसे किसी भी, जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं, आप सरकार की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर जी आप मान लीजिए टमाटर लेने जाते हैं, टमाटर का रेट अगर 60 रुपए किलो है, जी अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो टमाटर खरीदेंगे। जी बिल्कुल। जबकि हमारे आपके वर्ग से ही तो टमाटर बेच रहा है जो बेचने वाला है, जी जी लेकिन वो केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाया है, शायद कंजम्पशन के लिए नहीं लाया हो। जी जी यदि आपके पास कंजम्पशन करने के पैसे हैं तभी तो आप टमाटर घर पे लेकर के आएंगे, जी जी नहीं तो आप आलू खरीद लाएंगे। जी जी तो इसी तरह से निजीकरण के दौर में भी देखिए आप कि वहां पर जिसके पास पैसा होगा, मान लीजिए अगर 100 रुपए में एयर इंडिया बिक रही है एक मानक के रूप में, जी जी तो अगर आपके पास 100 रुपया होगा तो अंबानी भी जाएंगे खरीदने, अडानी भी जाएंगे खरीदने, जी और आप भी तभी तो जाएंगे। जी जी फिर वहां पर बिडिंग होगी, जो भी उनका प्रक्रिया है। तो अगर आपके पास पैसा होगा तो आप आम आदमी आप भी खरीद सकते हैं, जी ऐसा नहीं है। तो ये अलग मैटर है कि पूंजीपति का राज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पैसा तो उन्हीं के पास है ना। जी जी तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट को क्या सुझाव देंगे कि मान लो गवर्नमेंट को निजीकरण करते हैं सर, हाँ। मान लो निजीकरण करते हैं और जो नीचे तबके का व्यक्ति है वो उठना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनसे कि निजीकरण करने से पहले वो इन पहलुओं पर ध्यान दे? देखो, निजीकरण करने के पूर्व सरकार को देखना चाहिए कि अगर कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का प्रोत्साहन होना चाहिए, या कितने लोग प्रोत्साहित नहीं हो पा रहे हैं। जी जी सरकार ने ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स नहीं बनाए, सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया, जी जी है ना, कि जो बेरोजगार हैं
है ना, वो स्वतः प्रशिक्षण लें जा करके, और प्रशिक्षण लेकर के उसे संबंधित कोई रोजगार अपनाएं, कोई भी बिजनेस करें। जैसे मान लीजिए एक टेक्निकल हैंड में अगर कोई वहाँ पे काम सीखता है, स्किल डेवलप किया, तो वो उसी क्षेत्र में काम करे। सरकार ने और भी वो सारे नियम रूल्स बनाए कि अगर आप कोई व्यवसायी बनना चाहते हैं तो उसमें भी सब्सिडी दे रही है। जैसे मत्स्य पालन की बात कर लें, मत्स्य पालन में आपको सब्सिडी मिल रहा है, पशुपालन में सब्सिडी मिल रहा है, ये सरकार की तो व्यवस्था है। है ना। अब ये तो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर है। ऐसा तो नहीं, लेकिन सरकार सहयोग कर रही कि नहीं कर रही। ऐसे कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, अभी रूल्स बने नहीं है तो हम लोग उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर कोई क्षेत्र है, अगर उसको विक्रय किया जाएगा तो उसके भी कुछ रूल्स होंगे। अभी जो एयरपोर्ट बिका है हाल ही में, अडानी ने खरीदा, तो उस पे भी रूल्स बनाए होंगे सरकार ने। ऐसा नहीं है कि अडानी अपने मन से प्रबंधन करेंगे, बस वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जैसे साफ सफाई, व्यवस्थाएं अच्छी देंगे, सुविधा अच्छी देंगे, एम्प्लॉय उनके सक्रिय रहेंगे, नहीं सक्रिय रहेंगे तो उनकी छटनी होगी। और इसके अपेक्षा जो इससे सरकार क्या लेगी? रॉयल्टी लेगी। अच्छा। हाँ, सरकार को रॉयल्टी चाहिए। अभी तेजस एक्सप्रेस की बात करें हम लोग, तो तेजस एक्सप्रेस को बनाया गया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ही बनाया गया। अब उसके फायदे आप देख लीजिए, भले आईआरसीटीसी चलवा रही है, लेकिन उसका रॉयल्टी वो रेलवे को दे रही है, रेलवे डिपार्टमेंट को पेड कर रही है पर डे का जो भी तय हो। जैसे आप रेंट भी कह लो, रॉयल्टी भी कह लो, व्हाटएवर जो आप कहना चाहो। लेकिन उसका फायदा देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तेजस से अगर आप सफर करेंगे, मैं किया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, वहां पर देखेंगे जितने भी बेटर्स हैं, सारी की सारी महिलाएं, उनको आगे बढ़ने का सरल अवसर मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। नहीं तो क्योंकि भारत पुरुषवादी सोच का देश है, यहाँ पुरुषों की प्रधानता है, महिलाओं को दबा के रखा गया है। तो यहाँ पर एम्पावरमेंट हुआ कि नहीं? बहुत बड़ा काम हो, बहुत बड़े पैमाने पर काम हो। तेजस एक्सप्रेस में महिलाओं को रोजगार देकर के आप देखेंगे तो वो भी तो निजी क्षेत्र में आया। सर आया, लेकिन जो बात करें हम, नहीं, जैसे वो निजी क्षेत्र में आया, जो रोजगार दिया गया, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मान लो कि कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो उसका एक टेंडर देती है, लेकिन जो तेजस में रोजगार दिया गया वो वास्तव में मैं बता रहा हूँ, अब इन फ्यूचर मान लो निजीकरण बहुत सारा आया तो टेंडर दिया जाए या उसको मतलब बहुत सारे लोगों को बताया जाए, तेजस का कोई ऐसा रूल नहीं किया गया। मतलब जो एम्प्लॉय रखना था उन्होंने रख लिया। तो जैसे मेरा कहने मतलब यह है कि मान लो लखनऊ से दिल्ली के लिए तेजस चला, मान लो गोंडा जैसे जो ग्रामीण एरिया में है उसको कैसे पता चलेगी कि वैकेंसी आ गया? अगर ऐसा ही रहेगा सर तो बहुत समस्या आएगी। देखिए वो नया पहल था जैसे आईआरसीटीसी ने खुद अपॉइंट किया और ऐसा नहीं है कि ऐसे अपॉइंट हुआ होगा, मतलब उसका कोई टेंडर ऐसा नहीं आया कि मतलब मान लो जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में तो अच्छा ये मान लीजिए अगर मान लीजिए इसमें 200 लोग काम कर रहे हैं तो बिना किसी टेंडर के, बिना किसी सूचना से 200 महिलाओं को कहां से पकड़ लेंगे? वो तो अब वो क्या मैनेजमेंट किए, क्या एक दूसरे के संपर्क से लाए, ये तो नहीं पता है। लेकिन वास्तविकता यही है सर कि जैसे अगर गवर्नमेंट मान लो फॉर एग्जांपल एक लेखपाल की भर्ती कर रही है मान लो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, टेंडर निकालती है, अच्छा खासा वैकेंसी निकालती है, उसके साइट पर जाओ आपको मिलेगी, या जैसे बहुत सारे वेबसाइट चल रहे हैं उस पर मिलेगी। लेकिन तेजस में जो भी भर्ती की गई वो ना किसी साइट पर आया ना कुछ आया। तो अगर मान लो कि ऐसे ही समस्या रही फ्यूचर में तो निजीकरण से जो मैं फिर कह रहा हूं कि जो गरीब तबका का व्यक्ति है वो दब जाएगा सर। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं मान रहा हूँ उस चीज को जी, लेकिन जैसे अब उस प्रक्रिया के विषय में मुझे नहीं पता है पूरी तरीके से कि कैसे वैकेंसी फिल करी गई, लेकिन किसी भी वैकेंसी को फिल करने का ये कोई तरीका नहीं, एक मानक योग्यता होता है। जी वही मैं कह रहा हूँ, एक मानक योग्यता होता है और एक बेसिक टेंडर पड़ा होगा। चूंकि इतनी महिलाएं वर्क पे हैं, अब ऐसा नहीं अहमदाबाद के लिए भी चलाई गई है तेजस, दिल्ली के लिए चलाई गई तेजस, आगे तेजस और तेजस का क्षेत्र बढ़ेगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए 200 महिलाएं वर्क कर रही है, वही मैं कह रहा था, तो ऐसा नहीं कि वो कहीं बल्क में बैठी हुई थी उनको बुला लिया गया कि आओ भाई तेजस में रोजगार तुम्हें मिल रहा है। कुछ उनके कुछ परीक्षण हुआ नहीं, वो तो कांसेप्ट रहे ही होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं, हम आप तक नहीं पहुंच पाए ये अलग मैटर, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ भ्रष्टाचार है, कतई नहीं है कि वहाँ पैसा लेकर के उनको रोजगार दिया गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जी सर, ये एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया गया, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है वहाँ पर, इस बात को हम नकार नहीं सकते। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। भला इसी बहाने महिलाएं हमारे देश की बढ़ेगी, क्योंकि अपने देश को पुरुष प्रधान माना जा रहा है, जबकि महिलाओं को बढ़ने का समय अब दिया जा रहा है, पहले नहीं दिया जाता। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि तेजस वालों ने गलत किया।
मेरा मतलब है कि अगर निजीकरण आता है तो हमें इस पर भी फोकस करना होगा कि हम जो भी वैकेंसी हो उसको सार्वजनिक रूप से जैसे साइट पर जो आता है उस पर हम पहुंचाएं, ताकि हर वर्ग के लोगों को ये पता चल सके। जैसे आप देखते हैं जी भाई, आज भी निजी कंपनियां हैं जी अभी। भाई यहाँ बात निजीकरण की सिर्फ ये हो रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, जी यही ना हो रहा है जी। अब उसमें क्या कमी है और क्या है, ये तो बात हम लोग को डिस्कशन करना है। प्राइवेट सेक्टर आज भी है, विद्यमान है, इसी क्षेत्र में है और इसी देश में काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, और वहां पर एम्प्लॉय भी है, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय नहीं है जी, वहां पर भी एम्प्लॉय है। तो उन एम्प्लॉइयों की अपॉइंटमेंट क्या किसी भ्रष्टाचार के रूप में हुई है? नहीं, योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर। तो ऐसे प्राइवेट कंपनियां अपनी सेवा कब दे पाएंगी, अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवा कब दे पाएंगी? अगर मान लीजिए उन्होंने किसी सेल्स मैनेजर को रखा है तो जाहिर सी बात है वो एमबीए हो, जी जी, है ना। तो एमबीए होगा तो कम से कम उसे बाजार की जानकारी होगी, जी वस्तु उत्पाद की जानकारी होगी, वस्तु उत्पाद की मांग बाजार में कब बढ़ती है इसकी जानकारी होगी, तभी तो एक कुशल प्रबंधन हो पाएगा। जी जी। अगर किसी बीए पास लड़के को बैठा दिया जाए, क्या वो मैनेजमेंट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वैसी शिक्षा ग्रहण नहीं करी है। जी जी अगर एक इंजीनियर है, मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर है, मोटर डिजाइन कर रहा है, जी जी इंजन डिजाइन कर रहा है, तो जो काम वो कर लेगा क्या मैं कर पाऊंगा उस चीज को? जी, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, जी, जी। क्योंकि वो मेरा कार्य नहीं, ना ही मैंने उस पर काम किया है, ना ही मैंने उसके संबंध में पढ़ाई करी है। जी जी सर। तो निजीकरण जब होगा तो जितने एम्प्लॉयमेंट सृजन होंगे, जी। सृजित होंगे, वो योग्यता आधारित होंगे, जी जी, है ना। जी। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी फैलेगी, ऐसा नहीं, बेरोजगारी तो नहीं फैलेगी, आप बस देख लीजिए, पारदर्शिता रखना चाहिए। हाँ, तो पारदर्शिता है भी, ऐसा नहीं। निजी सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा पारदर्शिता जी। मेरे को तो यही देखने को जी मिल जी रहा है। बिल्कुल। गवर्नमेंट काम कोई भी कराने जाए तो बिना कह सकते घूस दिए होता नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ जी। आपको, ट्रेनों की हालत बताऊं। जी मैं लखनऊ से दिल्ली गया हूँ, मैं 2 ट्रेनों से अक्सर सफर किया हूँ। जी जैसे एक वहां चलती है शताब्दी, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। मुझे उस ट्रेन में, सही बता रहा हूँ, भारत सरकार के ऊपर जीवन में पहली बार खुशी हुई है। जी गजब की व्यवस्था है, जैसा तेजस में व्यवस्था है वैसा स्वर्ण शताब्दी व्यवस्था है, जी ठीक है ना। एक पहला ट्रेन की बात कर रहा हूँ, बाकी आप जितने भी ट्रेन में चले जाइए, कितनी भी अच्छी श्रेणी हो, 1 घंटे बाद उसकी हालत बेकार ही हो जाती जी जी, है ना। आपको बेकार हालत ही में ही वो सीटें मिलेंगी, मतलब बहुत सारी चीजें। अरे सर, वो एग्जांपल के लिए मेट्रो देख लीजिए। मेट्रो देख लीजिए, जी है ना, जी मेट्रो देख लीजिए। बस वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज है, अभी आप देख लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्या हो रहा है कि भाई टेंडर हुआ, जी पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं हम। जी जी, टेंडर हुआ, टेंडर में पता चला मंत्री जी को भी घूस खिलाना है, बड़े बड़े अफसर हैं उनको भी घूस खिलाना है, तो क्या होगा, जो रकम मिला था उस रकम से पैसे घटे। जी जी। अब मान लीजिए 300 करोड़ का किसी ब्रिज का प्रोजेक्ट है, जी। 200 करोड़ तो ऐसे ही निकल गए। जी सर, अब ऐसा कहे तो मुझे याद आया, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो मुझे बता रहे थे कि मान लो 1 करोड़ का टेंडर उठा तो उसमें से 40 करोड़ मैं दे देता हूँ नेता को, अधिकारी को, सिर्फ 60 करोड़ होता है मेरे पास। अब 60 करोड़ में मैं क्या बनाऊं, क्या मैं खुद रखूं, इसीलिए गलत काम होता है। 60 करोड़ तो एवरेजली कम से कम 20% तो वही रखेंगे, 30%, जी है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी जी तो 100 करोड़ तो बढ़ गए अपना कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के, 100 करोड़ बढ़ गया, बचा 100 करोड़। जी जी अब 100 करोड़ में गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी तो क्या A1 गुणवत्ता का बनेगा? जी जी 100% गुणवत्ता का तो आप उम्मीद भी ना करिए कि अब बहुत अच्छा ब्रिज बनेगा, तो ब्रिज टूटेगा, जी जी जन धन की हानि होगी, जी है ना। अच्छा, यही काम अगर प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो उन्हें स्वतः करना है। जी जी सरकार ने उनको प्रोजेक्ट दे दिया कि हाँ भाई 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये आप करोगे, है ना। तो वो क्या करेंगे कि उस चीज को बेहद ईमानदारी से, वहां क्या है कि इंजीनियर अच्छे से चेक करेगा उस चीज को, क्योंकि अगर गुणवत्ता में कमी आई तो नेक्स्ट टाइम टेंडर नहीं मिलेगा। जी क्योंकि तब सरकार को रॉयल्टी ऑलरेडी मिल रही है कायदे से, जी जी और उसकी एक एक क्वालिटी की जांच होगी। और जब यहाँ टेंडर देने वाला ही पैसा खा के बैठा हुआ है तो आपको उम्मीद है ऐसा कि जांच अच्छे से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सुपरवाइजर आया जांच करने तो उसको भी पैसे मुंह में ठूस के भगा दिए कि भी जाओ, काम हो गया तुम्हारा। जी तो ऐसे भ्रष्टाचार अभी लिप्त है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार प्राइवेट सेक्टर की अपेक्षा सार्वजनिक सेक्टर में लिप्त है। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि मतलब सरकार का व्यू यही है हाँ।
कि यदि निजीकरण लाया जाएगा तो भ्रष्टाचार कम होंगे और गुणवत्ता ज्यादा बढ़ेगा, अच्छी सेवाएं मिलेंगी, सस्ती सेवाएं मिलेंगी। हम लोग दिल्ली पे बात कर लें 1 मिनट में, तो अगर देखेंगे कि दिल्ली में आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, उत्तर प्रदेश में विद्युत दर 7.35 जी जी है ना, लगभग हाँ 7 से ज्यादा ही हाँ है। लगभग मुझे जो याद है कि 7.35 जो है रुपीस पर यूनिट जी, जी। है यहाँ का जो चार्जेस है। जी लेकिन आप दिल्ली में चला जाइए, मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको, तो दिल्ली में क्या था कि अगर आपका 3,000 रुपए से नीचे का बिल है तो आपको यानी 50% सब्सिडी मिलता था, यानी आपको 1,500 रुपए ही जमा करना है, ऊपर है तो आप पूरा भुगतान करोगे, वो आपके लिए एक दंड होता था। जी जी बीच में क्या किया उन्होंने कि जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्क किया कि जो आपका ये सेक्टर है जो सब्सिडी का कॉन्सेप्ट था, उन्हें सब्सिडी को बिल्कुल नील कर दिया और 200 यूनिट उनको फ्री कर दिया कि यानी पर कनेक्शन 200 यूनिट फ्री है। तो ऐसी दशा में देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था वहाँ चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है व्यवस्था, और बहुत अच्छा व्यवस्था चल रहा है सरकार। और दूसरी चीज है कि वहाँ का जो संचालन करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को चला रहा है, वो टाटा पावर डोल है। अगर उसे घाटे की प्रवृत्ति नजर आएगी तो आप ऐसा कैसे मान सकते हो कि वो काम करेगी उस क्षेत्र में? क्यों करेगी भाई? इसका मतलब है कि उससे प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल फिर भी प्रॉफिट हो रहा है और अच्छी सुविधा दे रही है और सस्ता दे रही है। और आप उत्तर प्रदेश में आप देख लो, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश काउंसिल है वहीं की स्थिति बता रहा हूँ आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो मैं सही बता रहा हूँ आपको कि 1% आप देखेंगे विद्युत व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है जी, और 7 रुपए यूनिट देना है, और 7 रुपए यूनिट देना है उनको। जी जी आप लखनऊ में अगर एसी लगा के रह रहे हो तो आपको 3,035 रुपए पर मंथ आपको देना ही देना है बिल, जी जी उससे नीचे में कोई बात ही नहीं होनी, और ज्यादा जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। जी जी तो निजीकरण से फायदे तो आपको यही 2 चीजों में दिख गई। जी जी मेट्रो बना है, अगर मेट्रो को सरकारी संस्था बनाती तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो अब तक गिर गया होता, उसका ब्रिज तक गिर गया होता सर, और साथ साथ में मतलब इतनी गंदगी हो जाती कि आप सफर नहीं कर सकते जी। ऐसा नहीं कि मैं पूर्णतः प्राइवेटाइजेशन का समर्थक हूँ, जी बहुत सारे लाभ भी हैं तो बहुत सारी हानियां भी हैं इसमें। अब आप लाभ में देखेंगे छोटे छोटे जो तबके के व्यापारी वर्ग हैं उनको भी अवसर मिलेगा। भाई आप शेयर खरीदते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जी जी आप रिलायंस का शेयर नहीं खरीद रहे हैं क्या? जी बिल्कुल खरीद रहे हैं, बीओबी हो गया है, बीओबी हो गया, और तमाम बैंक, देना बैंक और तमाम बैंक है जो अपने शेयर बेचते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। जी जी बाकायदा लीगल टेंडर होता है जी, और उनमें आप जाएं अपना लें, शेयर लें, जी जी सर, तो वहां आपकी हिस्सेदारी बन रही कि नहीं बन रही है? जी जी। अच्छा सर, अगर एग्जांपल ले लिया जाए, अगर सस्ते की बात किया जाए तो यही जो 2 GB डाटा हम लोग डेली खर्च करते हैं, यही 1 महीने के लिए मिलता था, तो वो भी 400 रुपए में। भाई वही तो समस्या है। अभी बीएसएनएल की हम लोग जो बात कर रहे थे घाटे में जा रही है क्योंकि यहाँ कुशल प्रबंधन नहीं है। वहीं जियो नाम की एक कंपनी मार्केट में उतरती है अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, और उसी रुपए में 2 GB डेली देती है, और हम वो 2 GB महीना भर चलाते थे। और हम लोग क्या करते थे, डाटा ऑन किया और उसके बाद तुरंत बंद कर दिया कि भैया अभी तो एमबी सब खत्म हो जाएगा, महीने भर चलाना है। क्योंकि इतना एक्सपेंसिव था कि हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता था। इनके जो वाईफाई कनेक्शन होते थे, पता चल रहा है कि ऑफिस में लगे हुए हैं, भैया क्लिक कर दिए, अभी खुलेगा तब बताएंगे, इतनी समस्या होती थी। जब से जियो का एक कंसेप्ट आया, जियो ने इतना बढ़िया कर दिया सारी चीजें कि आप देखिए कम से कम 1.5 से 2 GB आप रोज पा रहे हो, डाटा पा रहे हो, रोज यूज हो रहा है। और सोशल मीडिया की एक क्रांति बन के उभर गई जी। लोग डिजिटल का सही जो डिजिटलीकरण है, जो डिजिटलाइजेशन है, उसका सही मायने में अगर सीख किसी ने दिया है, किसी के माध्यम से मिला है, तो केवल और केवल जियो। सर कहीं ना कहीं अगर मैं आज ये YouTube वीडियो बना रहा हूँ और डेली 1.5-2 GB का वीडियो अपलोड करता हूं, तो ये जियो की देन है। बिल्कुल, क्योंकि मैं उतना एफर्ट करके डेली, अगर पहले जैसा होता तो 400-500 रुपए का वीडियो डेली डालते भाई, अगर आप तो वो संभव नहीं था जी। आपको पैसा कम आ रहा है, लागत ज्यादा जा रहा है जी, आप क्या ऐसा हो पाएगा कि आप कर पाएंगे ये चीजें? जी बिल्कुल, फायदा है कि नहीं है? जी फायदा। वही बीएसएनएल है जी, आज भी महंगा है, बहुत महंगा है आज भी, और आप देखेंगे तो बहुत महंगा है जियो आज भी, ओ सॉरी बीएसएनएल। और मान लो सस्ता दे रहे तो सर्विस नहीं, स्पीड ही नहीं है, तो क्या करोगे? भाई मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जैसे सर्विस अगर अच्छी है जी, तब कास्ट मायने नहीं रखता जी, जी। सर्विस एकदम घटिया क्लास की दे रहे हैं और कास्ट अपर है, बताओ कैसे आप उस चीज को एफर्ट करोगे? लेकिन सर एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जितना सपोर्ट
ये गवर्नमेंट जियो को दी है, अगर उतना सपोर्ट बीएसएनएल को देती तो क्या वो आगे नहीं बढ़ता? इस पर आप बताइए। नहीं, यहाँ पर आप गवर्नमेंट को नहीं कह सकते जी। यहाँ आप एक मोरल के रूप में देखेंगे कि जियो नाम की एक संस्था आती है मार्केट में और अपने आप को डेवलप करती है और सस्ता डाटा, सस्ता कॉल दर, और देखिए कि एक ऐसा समय आया कि चरम पर छा गया, हर तरफ जियो ही जियो है। जी है ना, जिस तरह एक समय वोडाफोन का दौर आया था, बीएसएनएल को अगर किसी ने पीटा था वो वोडाफोन था, वो समय हच हुआ करता था। जी जी जी। है ना, गांव-गांव नेटवर्क उनका पहुंचने लगा था जी। और उस वजह से हच बहुत चरम पे था। फिर हच ने वोडाफोन को बेच दिया। उसके बाद देखिए अगर वोडाफोन और आइडिया एयरटेल को किसी ने पीटा है, पीछे किया है प्रतियोगिता में, तो वो जियो है। यदि और जियो को हर जगह अपना हर कुछ नया बनाना था, कोई आधारभूत संरचना जियो की नहीं थी कि कहीं पर उनके ऑफिसेस बने हों, कहीं उनके एक्सचेंजेस लगे हों, कुछ भी नहीं था उनके लिए। अब बीएसएनएल के साथ आप ले लीजिए, आप जाएंगे कस्बे में पा जाएंगे, जिले में पा जाएंगे, बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं और सब कुछ बहुत बड़ा एक बल्क में एम्प्लॉयमेंट है वहां पर और बहुत सारी मशीनरीज भी हैं। अगर उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते, ये गवर्नमेंट की यहाँ फेलियरिटी है, गवर्नमेंट ने गलती करी है यहाँ पे। अगर उन्होंने बीएसएनएल को प्रमोट किया होता तो शायद आज जियो की जगह बीएसएनएल चल रहा होता और सरकार का एक बहुत अच्छा रेवेन्यू का सोर्स था। क्योंकि आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा जाकर के कि कितने यूजर हैं, नंबर ऑफ यूजर और नंबर ऑफ पैक, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको इतना अमाउंट आएगा, शायद कैलकुलेटर भी सोना करे। जी जी सर, वो तो है ना, इतना पैसा जियो के पास इस समय जा रहा है, यही भारतीय जनता दे रही है। अगर बीएसएनएल अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता और अच्छा नेटवर्क देता, अच्छी सुविधाएं देता, तो क्यों नहीं लोग करते भाई? बीएसएनएल को भी तो लोग एप्रिशिएट करते, उसका भी सुविधा लोग यूज करते। जी जी। तो ये समस्या, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही। गवर्नमेंट का सोचना ये गलत है कि हर चीज का सॉल्यूशन निजीकरण है। जी। आप ऐसा कतई नहीं सोच सकते हैं कि कंपनियां लॉसेस में जा रही हैं तो हम उनको बेच देते हैं। जी। ये तो फिर पीछे छुड़ाना हुआ ना कि आप किसी और के सर डाल दीजिए और जिसके पास पैसा सुधार लेगा। अब जब आपने सिस्टम खराब कर रखी है, कोई दूसरा आएगा सिस्टम को सुधारेगा तो जाहिर सी बात उसके कॉस्ट लगेंगे, कॉस्ट लगेगा तो प्राइसेस महंगी होंगी। अच्छा, दूसरी बात है बाजार में जो है छोटे तबके के लोग, भी बात ही हुई कि छोटे तबके लोग उभर नहीं पाएंगे, है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या होगा ये चीजें। तो यही कारण है ना कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो उनकी कंपनियां लॉसेज में आ रही हैं उनके प्रबंधन में जो प्रबंधन संचालन है उसको बहुत अच्छा मॉडिफाइड करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, जिससे मतलब जो है वो अपने अस्तित्व के सही रूप को ले सकें और जिससे आगे बढ़ सकें, तो शायद ये बेचने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी बात है, मैं मानता हूं कि निजीकरण अगर हो जाएगा तो शायद लोगों को सस्ता दर में सामान मुहैया हो और सस्ते दर में लोगों को सब चीजें मिले। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव भी है ना, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि सार्वजनिक उद्यम बिल्कुल बेकार है। जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चूंकि होता क्या है, जो भारत का संविधान उसके प्रस्तावना में भी कोड किया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कि संविधान, भारत का संविधान यानी भारत का राष्ट्र अपने जनता को ये 3 प्रकार का न्याय जरूर देगा। है ना, तो अब ये चीज कहाँ मिल रहा है हमको? अगर आप बेच देंगे सारे उद्यम तो प्राइवेट सेक्टर तो अपने हिसाब से चलाएंगे। आप मानते हैं कि आपका नियंत्रण होगा, लेकिन नियंत्रण न्यून होगा। आप बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उस समय का जो प्रोविजन बनेगा उसमें आपके हस्तक्षेप को न्यून कर दिया जाएगा। आप केवल शोषण को रोक सकते हैं, लेकिन पोषण का दायित्व उनके पास नहीं होगा। अभी मध्यांचल विद्युत निगम लिमिटेड कितना भी घाटे में जाए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर यही प्राइवेट होता तो वो लॉक कर देते, बंद कर देते। अगर लॉसेज हो रहे हैं तो बंद कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो ये तो मतलब एक प्रकार से हानि होगी। मतलब लाभ तो आप बताए और हानि भी बताए। मतलब आपने कहीं ना कहीं निजीकरण के बारे में पूरा सर इतना अच्छा समझा दिया कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि निजीकरण क्या है, निजीकरण के लाभ क्या हैं और निजीकरण के हानि क्या हैं और निजीकरण के उद्देश्य क्या हैं। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ इस वीडियो से मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ साथ में यदि कुछ आपको छूट रहा है
यदि आपको कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, आपको वीडियो के रूप में या ओरल आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी साथियों। ओके साथियों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि आईएएस कैसे बनते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखिए। अगर आपको वहां भी कोई क्वेश्चन पूछा तो कमेंट में जाके करिए, आपको उत्तर मिलेगा। ओके साथियों, धन्यवाद।